फिलिप सिडनी। आज हम करेंगे सर फिलिप सिडनी ने कैसे पोइट्री को डिफेंड किया है प्लेटो से, और प्लेटो से ही नहीं और भी कई राइटर ऐसे थे जिन्होंने पोइट्री के बारे में कुछ ब्लेम्स दिए हैं, क्लेम दिया है, उनको किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, उन चीजों से पोइट्री को डिफेंड किया है सर फिलिप सिडनी ने। क्लियर है? ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर भी सर फिलिप सिडनी का मोस्ट कंट्रीब्यूशन है, हम बहुत अच्छे से उसको ब्रिटिश के अंदर करते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। क्लियर है? फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, द डिफेंस ऑफ पोएजी इन 1595। क्लियर है? डिफेंस ऑफ पोएजी जो है वो पोइट्री को डिफेंड करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्लियर है? हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा, प्लेटो ने अपनी बुक के अंदर पोइट्री के बारे में बताया है, कैसे ये चीजें मतलब कि पोएट को बोला है कि इल्यूजन डाल रहे हैं, मोरल वैल्यू कम कर रहे हैं, सोसाइटी और रीडर के बीच में गैप डाल रहे हैं, वो चीजें प्लेटो ने बोली। एरिस्टोटल ने बोला कि कैसे एक ट्रेजेडी को अच्छे तरीके से इस अच्छे वे से लिखा जा सकता है, किन किन सोर्सेज की इंपॉर्टेंस है एक अच्छी ट्रेजेडी को लिखने के लिए। बट अगर डिफेंड की बात की जाए तो डिफेंड सबसे अच्छा किया है फिलिप सिडनी ने। क्लियर है? फिलिप सिडनी ने बता दिया कि सिर्फ मदर ऑफ लाई नहीं है, सिर्फ इल्यूजन नहीं डालती है, सिर्फ किसी भी चीज की इमिटेशन नहीं करती है। प्लेटो ने क्या बोला था कि ये इमिटेट करती है, थ्राइस रिमूव करती है रियलिटी से। बट फिलिप सिडनी क्या बोलते हैं पोइट्री को लेकर, आगे देख लेते हैं। क्लियर है? व्हाई वाज इट रिटन? डिफेंस ऑफ पोएजी लिखने का कॉज क्या था? फिलिप सिडनी ने क्यों सोचा कि डिफेंस ऑफ पोएजी लिखनी चाहिए? ठीक है, स्टीफन गोसॉन्स द स्कूल ऑफ एब्यूज इन 1579। ठीक है, स्टीफन गोसॉन करके एक राइटर हैं अपने, और उन्होंने जैसे प्लेटो ने पोइट्री पर इल्यूजन करने का ब्लेम डाला है, वैसे ही स्टीफन गोसॉन ने मदर ऑफ लाई बोला है पोइट्री को, कि जो पोइट्री है वो इल्यूजन डाल रही है, मोरल वैल्यू कम कर रही है और सोसाइटी के बीच में गैप दे रही है, क्योंकि ये मदर ऑफ लाई है। ठीक है, झूठ बोल रही है ये चीजों के बारे में, ऐसी चीजें बोली है स्टीफन गोसॉन ने। क्लियर है? अब उस चीज को डिफेंड कर रहा है। पोइट्री अटैक्ड एज द मदर ऑफ लाइज एंड मॉरली हार्मफुल। ठीक है, स्टीफन गोसॉन ने बोला कि जो पोइट्री है वो मदर ऑफ लाइज है, ठीक है, मॉरली हार्मफुल है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर इल्यूजन डालेगी, सोसाइटी में गलत जो मोटिवेशन चीजें हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू चीजों का रखना होता है, वो थोड़ा सा यूथ के अंदर अलग अलग तरीके से जा रहा है, मतलब कि गलत वे से जा रहा है। ये कौन बोल रहा है? स्टीफन गोसॉन बोल रहे हैं अपने। क्लियर है? गोसॉन आयरनिकली डेडिकेटेड हिज अटैक टू सिडनी। क्लियर है? ये सिडनी पर मतलब मोस्ट ऑफ प्रोमिनेंट अगर हम देखें तो ये वर्क है जो पोइट्री को डिफेंड करने और उसके तरीके से लिखा गया है कि किसको डेडिकेटेड है, सिडनी पर अटैक किया गया है। बट सिडनी ने उसके रिस्पॉन्स में लिखा फिर। ठीक है, द रिस्पॉन्स, सिडनी डिफेंस ऑफ पोएजी in 1580 published posthumously in 1595। यानी कि लिखा कब गया? 1580 के अंदर लिखा गया, बट अगर इसको पब्लिश करने की बात करें तो 1595 में पब्लिश हुई है फिलिप सिडनी की डेथ के बाद। क्लियर है? बट रिस्पॉन्स में स्टीफन गोसॉन के लिखा गया है, उन्होंने जब उस पोइट्री पर क्लेम डाला, ठीक है, तभी जाकर फिर फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोएजी लिखा पोइट्री को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या है? टू डिफेंड पोइट्री एज द नोबलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल आर्ट। फिलिप सिडनी ने क्या बोला कि ये इल्यूजन नहीं डालती है, मदर ऑफ लाई नहीं है, सबसे नोबल चीज है ये। ठीक है, और मोस्ट यूजफुल आर्ट है। जितनी भी चीजें आप देखते हो, पहले तो देखें तो यूनिवर्स जो है वो पूरा का पूरा आर्ट ही है। ठीक है, गॉड ने भी इस चीज को बनाया है तो एक तरीके की ये आर्ट ही है। ठीक है, तो मोस्ट यूजफुल आर्ट बोला है किसको? फिलिप सिडनी ने पोइट्री को बोला है। क्लियर है? सिडनीज डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। ठीक है, इसने सिर्फ मतलब डिफेंड नहीं किया, अच्छे से बताया है
कि क्या एक अच्छी और एक पॉपुलर और प्योर डेफिनेशन हो सकती है पोइट्री की। क्लियर है। नेचर देख लेते हैं, एन आर्ट ऑफ इमिटेशन एंड ए स्पीकिंग पिक्चर। ठीक है, यानी कि प्लेटो ने बोला कि इमिटेशन करता है, पोइट जो होता है किसी भी चीज की, नेचर की इमिटेशन करता है। क्लियर है। बट फिलिप सिडनी ने क्या बोला कि सिर्फ आर्ट इमिटेशन नहीं करता, आर्ट ऑफ इमिटेशन है स्पीकिंग पिक्चर्स की। जो चीजें हमारे सामने हो रही है, जो काम हो रहा है हमारे सामने, हम उस चीज को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से उसको आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बना के रखते हैं। क्लियर है। और जिसका पर्पज क्या होता है, पोइट्री का पर्पज क्या है, टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, टू टीच एंड डिलाइट का कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सिंपल वे में पूछ सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पोइट्री को अगर देखा जाए तो टीच एंड डिलाइट वाला कॉन्सेप्ट के कौन से क्रिटिक का है, तो हमारा आंसर वहां पे हो जाता है फिलिप सिडनी। क्लियर है, इसको मत भूलना, टू टीच एंड डिलाइट को। ठीक है, ये आगे अच्छे से करेंगे कि टीच और डिलाइट का क्या मीनिंग है यहाँ पे, ये कौन से तरीके की पोइट्री हो गई, ये किस वे में बोल रहा है, वो हम आगे करेंगे। आप एक बार बस देखो कि जो पोइट्री है उसका पर्पज क्या है, वो पर्पज है टू टीच एंड डिलाइट। क्लियर है। पोइट्री शोज नॉट व्हाट इज बट व्हाट शुड बी, यानी कि पोइट्री सिर्फ हिस्ट्री की तरह आपको ये नहीं बताती कि ये क्या है, व्हाट इज। ठीक है, आप लोगों को पोइट्री क्या बताएगी, व्हाट शुड बी, यानी कि क्या हो सकता है, सोसाइटी के अंदर क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, उस चीज को ना लेकर पोइट्री जो है वो क्या बताती है आपको कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, जो चाहिए की जब बात करते हैं तो वो पोइट्री आपको एक तरीके से मोटिवेशनल का काम करती है। क्लियर है, मोटिवेशन का काम करती है आपके लिए। ठीक है, डिवाइन पोइट्स, अच्छा थ्री पोइट्स, द थ्री टाइप्स ऑफ पोइट। फिलिप सिडनी ने यहाँ पे सिर्फ पोइट्री को डेफिनेशन नहीं दी, यहाँ पे पोइट्स को भी डिफाइन किया है कि कितने टाइप के पोइट होते हैं, थ्री टाइप के पोइट्स होते हैं कि वो कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ होता है डिवाइन पोइट, फिलोसफिकल पोइट एंड ट्रू पोइट। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन सा किस तरीके का पोइट है। जो डिवाइन पोइट होते हैं वो किस चीज पर फोकस करते हैं, फोकस्ड ऑन रिलीजियस राइटिंग। ठीक है, जैसे कि शाम्स, जैसे कि प्रेयर होती है किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी जैसे कोई मूवी या कोई ऐसी चीजें होती हैं उसके अंदर जब प्रेयर वगैरह या फिर कोई ऐसे रिलीजियस सॉन्ग जो होते हैं उन पर फोकस जो करते हैं उनको डिवाइन पोइट्स बोलते हैं। क्लियर है। फिलोसफिकल पोइट फोकस्ड ऑन मॉरल एंड नेचुरल ट्रूथ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करते हैं, मॉरल वैल्यूज पे फोकस करते हैं, नेचुरल ट्रूथ पे फोकस करते हैं। क्लियर है, सिर्फ वल्गैरिटी पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ रोमांटिक चीजों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ डिवाइन पावर्स पे ध्यान नहीं देते, मोरल वैल्यू भी आपको दिखाते हैं कि ये चीजें होनी जरूरी है। आप चाहे गॉड हैं, आप चाहे विलन हैं, आपको एक आपकी बाउंडेशन है, आप उसी लेवल पे काम कर सकते हो। इस चीज पर ये कौन फोकस करता है, फिलोसफिकल पोइट्स फोकस करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं ट्रू पोइट्स, क्रिएटिव मेकर्स हु यूज इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि होना चाहिए, क्योंकि प्लेटो इसने फिलिप सिडनी ने क्या बोला कि सिर्फ इमिटेशन नहीं करता है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, वो भी एक पोएट काम करता है। तो एक ट्रू पोएट जो होता है वो रिलीजियस डिवाइन होने के साथ साथ फिलोसफिकल होने के साथ साथ वो एक ट्रू पोएट तभी बनेगा जब वो उसके पास एक क्रिएटिविटी होगी। एसटी कोलरेज का एक कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म दी है एसटी कोलरेज ने। ठीक है, इमेजिनेशन के टर्म दी है, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। जैसे एसटी कोलरेज ने भी बोला कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है वो नॉर्मली हर किसी के पास हो सकती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऑब्जेक्ट को हम लेकर सिंपल वे में जो एक यूनिवर्सल जो उसकी वैल्यू होती है वो अलग होती है, लेकिन जब सेकेंडरी इमेजिनेशन उस यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट को, यूनिवर्सल वैल्यू को अलग वे में लेके जाती है तो वो एक ट्रू हो जाता है, क्रिएटिव बन जाता है। यानी कि एक सिंपल सी चीज को एक क्रिएटिव आर्ट में चेंज कर देना, वो किसका काम है,
ट्रू पोएट्स का है। क्लियर है? लाइक पेंटर, सिंपल सा आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, सिंपल मेज, कुर्सी, एक रूम अच्छे से ऐसे बना होता है कोई, और जब पेंटर वहां पे काम करता है तो उसमें अच्छे से कलर, बैकग्राउंड कलर, ऑब्जेक्ट का कलर, सिंथेटिक चीजें और भी बहुत सारी चीजें मिक्स करके कलरफुल चीजें बना देता है और एक यूनिक क्रिएटिव आर्ट बनाता है। जो पेंटर होता है वो एक ट्रू क्रिएटिव है। क्लियर है? ये कौन बोलता है? फिलिप सिडनी, जिन्होंने बोला कि 3 टाइप के पोएट होते हैं, डिवाइन पोएट, फिलोसॉफिकल पोएट एंड ट्रू पोएट। क्लियर है? इसमें कोई भी आपको मतलब वो नहीं होगा, समझ में ना आने वाली चीज कोई भी नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें बोली हैं फिलिप सिडनी ने। बस डिफेंड किया है पोएट को कि कैसे पोएट होने चाहिए, किनको अगर बैन किया गया है तो किनको किया गया है, किनको नहीं किया गया, किस पोइट्री को अच्छा माना है, किसको नहीं माना है, वो डिफेंड किया है। क्लियर है? पोइट्री वर्सेस हिस्ट्री वर्सेस फिलोसफी, यानी कि पोइट्री को जो लोग बोलते हैं कि पोइट्री हिस्ट्री से इंफीरियर है, फिलोसफी से इंफीरियर है, वो चीजों से भी डिफेंड किया है फिलिप सिडनी ने। बोला है कि पोइट्री जो होती है वो हिस्ट्री से भी प्योर होती है, बड़ी होती है, और फिलोसफी से भी बड़ी होती है। क्यों होती है वो देख लेते हैं। क्लियर है? हिस्ट्री जो होती है फोकस ऑन द पर्टिकुलर व्हाट एक्चुअली हैपन, यानी कि पर्टिकुलर चीजों पर जो होता है वो फोकस होता है हिस्ट्री का। ठीक है? जैसे हिस्ट्री से कई बच्चे यहाँ पे बोर होने वाले भी होंगे कि भाई हमें युद्ध याद नहीं होते, वॉर जो होते हैं वो याद नहीं होता, टाइम पीरियड याद नहीं होता, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये वाली चीजें है ना पढ़ी होंगी, ये बोर करने वाली हैं। पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, जब इन चीजों की बात की जाती है और जो चीज हो चुकी है उस चीज की जब बात होती है तो वो हिस्ट्री हमें दिखाती है। ठीक है? जब फिलोसफी होती है फोकस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट मॉरल रूल्स। ठीक है? यानी कि आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट दिखाने की कोशिश करती है, मॉरल रूल समझाने की कोशिश करती है, यानी कि उसके अंदर कोई कॉमेडी नहीं है, कोई डिवाइन थिंग नहीं है, कोई हिस्ट्री से ली हुई कोई चीज नहीं है। ठीक है? कोई मोटिवेशन है बट आपको सिर्फ ये दिखाते हैं कि ये होना चाहिए भाई। ठीक है? यानी कि आपको बोला जाता है कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या पहले पढ़ के कौन क्या हो चुका है, बाद में पढ़ के कौन क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें आपको नहीं बताई है। वो सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसा सिर्फ होना चाहिए। ठीक है? वो बात करती है अपनी फिलोसफी। क्लियर है? पोइट्री की जब बात करें, कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ, यानी कि इन दोनों को मिक्स करेगी पोइट्री, हिस्ट्री और फिलोसफी को, बाय टीचिंग थ्रू द एंगेजिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है? यानी कि आपको सिर्फ ये नहीं दिखाती है कि किस तरीके से हिस्ट्री में मतलब एक बंदा नहीं लिया, पर्टिकुलर पर्सन नहीं लिया, एक कोई मोरल वैल्यू नहीं ली, इन दोनों को मिक्स किया। एक बंदा भी लिया, जैसे महाराणा प्रताप का एग्जांपल ले लेते हैं कि महाराणा प्रताप लिया। ठीक है? वो एक कैरेक्टर लिया, हिस्ट्री से उठाया हमने, पर्टिकुलर पर्सन की बात की कि वो इस तरीके का बंदा था। ठीक है? मोरल वैल्यू दिखाने के लिए हमने उसके मोरल जो वो चीजें करता था, जैसा उसका बिहेवियर था, मोरल बिहेवियर था, जैसे वो प्रजा के लिए क्या चीजें करता था, अपने लिए मतलब दुश्मनों को कैसे हराता था, किन मोरल वैल्यू से अटैक करता था, वो सारी चीजें सिखाती है। ठीक है? जब वो दोनों चीजें मिक्स करके पोइट्री में कन्वर्ट करते हैं तो एक अच्छे तरीके से किसी भी रीडर को अच्छी चीजें समझाई जा सकती हैं। ठीक है? यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। इट टेल्स अस द वन मैन एक्शन इन वन टाइम एंड प्लेस, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द लाइफ ऑफ स्पेसिफिक किंग। ठीक है? इट इज जनरल ट्रूथ बट इन ए ड्राई लेस एंगेजिंग मैनर। एग्जाम्पल, जस्टिस इज ए वर्च्यू। ठीक है? इसमें देख लेते हैं, इट प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ इन पर्टिकुलर इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल फॉर्म। एग्जाम्पल दिया है, ए स्टोरी दैट शोज द वैल्यू ऑफ जस्टिस। ठीक है? एक ऐसी स्टोरी जो आपको वैल्यू और जस्टिस की बात की करेगा। ठीक है? जस्टिस की क्या वैल्यू है वो चीजें समझाएगा। क्लियर है? आप लोगों के लिए एक सबसे बेनिफिशियल चीज लेकर आए हैं हम कि आपको नोट्स ऐसे, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको नोट्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी गई हैं, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं वो टेंशन खत्म है।
एज इट इज चीजें लिखी हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लो और रिवीजन पर बैठ जाओ, एग्जाम भी बहुत पास आ गया। क्लियर है? Poetry is superior because it presents universal truth in an imaginative form। ठीक है, पोइट्री को सुपीरियर बताया है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इमेजिनेटिव फॉर्म को कंबाइन कर दिया है और फिर रीडर के सामने, सोसाइटी के सामने रखा गया है। क्लियर है? इसीलिए इसको सुपीरियर बताया गया है। ना सिर्फ हिस्ट्री को लिया गया, ना सिर्फ फिलोसफी को लिया गया, दोनों ही चीजों को मिक्स कर दिया। क्लियर है? हिस्ट्री पढ़ाओगे तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, कि हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं पढ़ना, बोर हो जाओगे। फिलोसफी करोगे तो एक कॉमन सा, एक तकिया कलाम सा वर्ड है अपना कि ज्यादा फिलोसफी मत झाड़। ठीक है, तो आपको कोई भी आके बोल देगा कि ज्यादा फिलोसफी मत झाड़। ठीक है, तो अच्छे से किसी को समझाने के लिए दोनों को कंबाइन कर दो, स्टोरी बनाओ, पोइट्री बनाओ और किसी को समझा दो। आप किसी भी अच्छे से, किसी को भी अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, द पोइट इज सेकंड क्रिएटर ऑफ नेचर। ठीक है, जैसे प्लेटो ने बोला कि पोइट जो होता है वो नेचर को इमिटेट करता है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है? सेकंड क्रिएटर ऑफ नेचर, यानी कि नेचर तो अपने आप में क्रिएटिविटी करती ही है, नेचर तो अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट क्रिएटर, सेकंड क्रिएटर, एक आर्ट को दूसरी आर्ट में चेंज करना, वो एक पोएट का काम होता है, एक ट्रू पोएट का काम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री एंड द डिफेंस। ठीक है, इस तरीके से स्टीफन गॉसन ने पोइट्री के ऊपर चार्जेस लगाए हैं और किस तरीके से फिलिप सिडनी ने उन चार्जेस से डिफेंड किया है पोइट्री को, ये देख लेते हैं। चार्ज क्या था? पोइट्री इज यूजलेस। हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज वर्डिंग आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की लैंग्वेज है ये। क्लियर है? पोइट्री इज यूजलेस, ये चार्ज लगा है पोइट्री के ऊपर। और डिफेंड किया है सिडनी ने, इट इज द फर्स्ट लाइट ऑफ नॉलेज, यानी कि आपके अंदर किसी भी नॉलेज को, अगर आप किसी पॉइंट से अनजान हो, आपको कुछ चीजें नहीं पता, और अगर मैं आपके सामने कोई पोइट्री लेकर आऊं, ठीक है, सामने मेरे 10 बंदे बैठे हैं, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, कोई पॉइंट है जो किसी को नहीं पता 10 में से, ठीक है, और मैं आकर एक पोइट्री के थ्रू उस पॉइंट को रखूं, तो एक तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, इंप्रेसिव लगेगी, दूसरा लोगों को, उन 10 बंदों को उस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, कि हाँ ये चीजें भी सोसाइटी के अंदर है, यानी कि नॉलेज आई है आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू की। ठीक है, तो फर्स्ट लाइट है नॉलेज की ये आपके। क्लियर है? पोइट्री इज लाइव। क्या क्लेम किया गया है? अब क्या चार्जेस लगा? पोइट्री इज लाइज, मदर ऑफ लाइज। ठीक है, और डिफेंस क्या किया गया? द पोएट मेक्स नो क्लेम टू लिटरल फैक्ट सो दे कैन नॉट लाई। सही बात है, क्योंकि कोई भी पोएट ये क्लेम ही नहीं कर रहा कि जो भी पोइट्री लिखी गई है वो सारी की सारी सच है। कोई भी पोएट आपने सुना है कभी भी कि जो भी पोइट्री है उसके नीचे प्रेफेस लिखा हो कि जो भी ऊपर लिखी गई है चीजें वो सारी सही है? कभी भी प्रेफेस पढ़ा है? कभी कोई ऐसा रेफरेंस पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो जब किसी भी पोएट ने क्लेम ही नहीं किया, अफर्म ही नहीं किया कि हम लोग जो भी लिख रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं वो एज इट इज सच्चाई है, तो वो आप उस पर कैसे बोल सकते हो कि आपने झूठ बोला? नहीं कर सकते ना क्लेम। तो जब उसने ये बोला ही नहीं कि ये काम मैंने किया है या फिर करने वाला हूं, तो आप कैसे कर सकते हो कि अंधेरे में तीर मार रहे हो कि ये झूठ बोल रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है पोइट्री करप्ट्स मोरल्स। ठीक है, क्या बोला गया कि पोइट्री जो है मोरल वैल्यू को करप्ट कर रही है, यूथ के अंदर इमोरल थिंग्स डाल रही है, इल्यूजन डाल रही है। तो डिफेंस में क्या बोला गया? मिसयूज इज द प्रॉब्लम नॉट द आर्ट इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि मेजर थिंग क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है वो देखो। पोइट्री प्रॉब्लम नहीं है, पोइट्री को यूज करने वाले लोगों में प्रॉब्लम है। ठीक है, मिसयूज किया जाता है, मिसयूज जो है ना, इस वर्ड पे फोकस करो, जो पोइट्री का मिसयूज किया जाता है वो मेन प्रॉब्लम है, ना कि आर्ट प्रॉब्लम है।
क्लियर है? मेरे पास, मैं आपको एक चाकू दूं, कोई मेरे को चाकू दे रहा है और चाकू मेरे हाथ में है, तो चाकू से तो सब्जी भी कटती है और चाकू से खून भी हो सकता है। तो वो मेरा काम है ना कि मैं उस चाकू से क्या करने वाली हूँ। मैं सब्जी भी काट सकती हूँ और मैं किसी का खून भी कर सकती हूँ। तो उसका यूज मैटर करता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, आपको कोई चीज दी गई है, आप उसका यूज किस तरीके से कर रहे हो वो मैटर करता है, ना कि उस ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। क्लियर है? जैसे कि आजकल देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन, ठीक है, जो डिजिटल चीजें आई हैं, जो नेट है, मोबाइल है, जो भी चीजें हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अगर देखें तो एजुकेशनल तरीके से देखें तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, उसका यूज अगर एजुकेशनल वे से लिया जाए तो बहुत अच्छी चीज है। बच्चों में अगर देखा जाए तो टीचर से ज्यादा ये वाली डिजिटल चीजें जो है वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकती हैं, दिखा सकती हैं। बट अगर आप उसी चीज को गलत वे में यूज करना स्टार्ट कर दो, उन डिजिटल चीजों का, इंटरनेट का गलत यूज करना स्टार्ट कर दो, मिस यूज करना स्टार्ट कर दो, तो वो अपने आप में गलत साबित हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे डिजिटल थिंग्स का कोई गलत मतलब मिस यूज अगर आपने किया तो वो मिस यूज गलत है, ना कि उस डिजिटल थिंग गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटो रिजेक्टेड पोइट्स। ठीक है, प्लेटो ने बैनिश कर दिया पोइट्स को, बट Plato rejected that the abuse of poetry, not true poetry. ठीक है, जैसे स्टीफन गोसॉन ने चार्जेस लगा दिया कि प्लेटो ने भी रिजेक्ट किया, रेफरेंस ले लिया प्लेटो का कि प्लेटो ने भी रिजेक्ट किया है, बोला है कि बैनिश कर दो आइडियल सोसाइटी से पोइट्स को। बट किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि प्लेटो ने ये नहीं बोला कि सारे पोइट्स को, सारी पोइट्री को बैनिश करो सोसाइटी से। उन्होंने बोला जो अब्यूज डालती हैं, जो अब्यूजिव पोइट्री हैं, जो इमोरल कंटेंट की पोइट्री है, जो इल्यूजन डालने वाली पोइट्री है, उन चीजों को बैनिश करो, ना कि आप रियल पोइट्री को, ट्रू पोइट्री को बैनिश करो। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हाइम जैसी पोइट्री को कंट्रोल करो, उनको बैनिश करो, कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि रियल पोइट्री को आप पढ़ सकते हो, अलो कर सकते हो, बट आप अगर एब्यूजिव, इल्यूजन ऐसी पोइट्री कोई है, ऐसा कोई पोइट है, तो आप उसको बैनिश कर सकते हो। क्लियर है? सिडनी का एम क्या था? टू शो दैट ट्रू पोइट्री इज नॉट द एनिमी ऑफ वर्च्यू बट इट मोस्ट पावरफुल एली। ठीक है, एनिमी नहीं है वर्च्यू की। क्लियर है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना फंक्शन ऑफ पोइट्री। अब बात कर ली हमने डिफेंड की, चार्जेस की, किसने क्या चार्ज लगाया, किसने इसको डिफेंड किया, ये सारी अच्छी तरीके से आप कर चुके होंगे। स्टीफन गोसॉन ने कौन कौन से चार्जेस लगाए, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना, और डिफेंड किस किस पॉइंट ऑफ व्यू का किया है वो भी अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ पोइट्री। Sidney explained that the poetry has three essential functions working together to benefit both mind and heart. Clear है? नेक्स्ट है फर्स्ट पार्ट क्या आता है? टू टीच। पीछे मैंने बात की ना कि जो मेन गोल है, मेन पर्पस क्या है पोइट्री का? टू टीच एंड डिलाइट। मेन पर्पस पोइट्री का वो है। ठीक है, तो टू टीच इसका क्या फंक्शन है भाई? इसका क्या काम है? पोइट्री प्रोवाइड्स मोरल विजडम बाय प्रेजेंटिंग यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू एग्जांपल्स एंड स्टोरी। यानी कि आपके सामने यूनिवर्सल ट्रूथ रखे जाएंगे, मोरल विजडम रखे जाएंगे। ठीक है, मोरल विजडम, यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सामने रखे जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ में और स्टोरीज के साथ। यानी कि जब आपको कोई कुछ ऐसे बोल रहा है कि भाई आप अच्छे से ये काम करो, आप अच्छे से, अगर कोई बोल दे आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मे बी कभी ना कभी आप खुद बोर हो जाओगे कि क्या ही मैं हर रोज बोलूं, ये नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, बट आप किसी की स्टोरी बना के उसको समझाना स्टार्ट कर दो। ये कोई भी कॉन्सेप्ट आप किसी की स्टोरी बना के करो। हम जैसे लिटरेचर के अंदर करते हैं ना, मोस्टली वर्क्स हमें याद नहीं रहते, बट हम स्टोरी बना के याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें इजीली याद हो जाते हैं। तो आप उनको इस तरीके से पढ़ाओ, स्टोरी बना के पढ़ाओ, यूनिवर्सल ट्रूथ और विजडम से एग्जाम्पल्स ऐसे लो स्टोरी के कि आप अच्छे से उनको टीच कर सको। क्लियर है? टू डिलाइट, पोइट्री प्लीज एंड कैपिटिवेटेड
थ्रू ब्यूटीफुल लैंग्वेज, रिदम, हार्मोनी एंड इमेजिनेशन। यानी कि किसी भी स्टोरी को आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हो, अगर आप एग्जाम्पल लेते हो किसी भी स्टोरी के अंदर, कोई सॉन्ग ले लिया, किसी की स्टोरी ले ली, आप उसको रिदम के साथ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इंप्रेसिव लगेगी। जो इम्पैक्ट आता है ना वो बहुत अच्छा पड़ता है रीडर के ऊपर। आपका जो आप जो चीज छोड़ने की कोशिश करते हो रीडर के सामने वो एग्जैक्टली कैच कर लेते हैं। क्लियर है? रिदम के साथ में अगर आप उनको वो करोगे, क्योंकि आपको देखा हो तो अगर आपको एक पेज पढ़ने के लिए, लिटरेचर का पेज पढ़ने के लिए ले दिया जाए तो मे बी आपको 2 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो पूरा पेज याद ही ना हो। बट 3 मिनट का एक सॉन्ग होता है, कोई भी सॉन्ग किसी भी लैंग्वेज का, आपसे कभी भी नींद में, रात में कभी भी सुन लो, आप 1 बाय 1 लिरिक्स के साथ, एक एक वर्ड के साथ आप सुना देते हो वो वर्ड, पूरा का पूरा सॉन्ग। रीजन क्या है? रीजन है रिदम, ठीक है। आपको इंप्रेसिव लगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ा उस सॉन्ग का, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज पढ़ानी है, समझानी है, तो ऐसी स्टोरी लो जो रिदम के साथ हो, लैंग्वेज अच्छी हो, हार्मोनी हो और इमेजिनेशन के साथ में रखो, ठीक है। हमने जैसे गॉड की बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि गॉड को इल्यूजनेबल दिखाया गया है, रोता हुआ दिखाते हैं, हंसता हुआ दिखाते हैं, फाइट करते हुए दिखाते हैं, तो भाई वो कुछ एक चीजें इमेजिनेटिव होती हैं, ब्यूटीफुल बनाने के लिए होती हैं। थोड़ा मसाला तो बनता है ना किसी भी चीज को याद करवाने के लिए, तो जब आप वो मसाले वाली चीज देखते हो ना तो आपको अपने आप वो चीजें याद रहने लगती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है टू मूव। पोइट्री stirs the emotion and inspire the audience toward noble action and virtue, ठीक है। यानी कि मैंने जैसे पीछे एग्जाम्पल लिया महाराणा प्रताप का, आपको कोई भी बात बतानी है, आपको देशभक्ति की बात सिखानी है, ठीक है, तो मैं आपके सामने लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल लूंगी, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल लूंगी, और हमारे सामने से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूंगी, उनकी स्टोरी आपके सामने बताना स्टार्ट कर दूंगी, किसी भी एक अच्छी लैंग्वेज को लेकर, रिदम को लेकर, हार्मोनी को लेकर, कुछ इमेजिनेशन के साथ में। तो जब मैं उनकी स्टोरी आपके सामने सुनाऊंगी रिदम वगैरह के साथ में, तो आपके सामने जो उनका जो मोरल वर्च्यू है ना, जो जिस चीज को प्रेजेंट करने का मेरा जो मेन मकसद है कि आपको देशभक्त बनाना है या आपके अंदर देशभक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू फिर डालना है, तो वो वाला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे से आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अपना यूनिटी ऑफ ड्रामा, ठीक है। यानी कि आप जैसे एरिस्टोटल ने बोला कि ट्रेजेडी को किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस किस सोर्स से लिखा जा सकता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ यूनिटी बताई है फिलिप सिडनी ने कि ड्रामा के अंदर कौन सी यूनिटी के साथ में काम करना चाहिए, ठीक है। सिडनी सपोर्ट्स द क्लासिकल यूनिटीज फॉर ए वेल फॉर्म्ड एंड इफेक्टिव ड्रामा, ठीक है। कुछ यूनिटीज की बात की गई है। पहला है यूनिटी ऑफ एक्शन, सेकंड है यूनिटी ऑफ टाइम एंड थर्ड वन इज द यूनिटी ऑफ प्लेस। क्लियर है? वन मेन कोहेसिव प्लॉट, नो अननेसेसरी एपिसोड और सब प्लॉट्स, ठीक है। यहाँ पे एरिस्टोटल ने यूज किया है यूनिटी ऑफ एक्शन को। पहले तो ये ध्यान रखना, मैंने करवा भी रखा है आपको लास्ट वीडियो में, तो एक बार जाके देख सकते हो आप पीछे। यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो एरिस्टोटल ने यूज किया है। प्लॉट को उन्होंने क्या बोला है? सोल ऑफ ट्रेजेडी बोला है, ठीक है, कि आप है ना किसी भी प्लॉट के साथ में, मतलब आपका जो प्लॉट है वो मेन होना चाहिए। ऐसे किसी भी कहीं से कोई चीज उठा ली, कहीं से कोई चीज उठा ली, ऐसा नहीं करना। आपको एक अच्छे से प्लॉट, एक अच्छा सा एक्शन रखना है, एक ही एक्शन में काम करना है, एक ही प्लॉट में काम करना है। क्लियर है? ये बोलता है यूनिटी ऑफ एक्शन। क्लियर है? द प्ले शुड हैव ए सिंगल अनडिफाइंड पर्पस, ठीक है। यूनिटी ऑफ टाइम क्या बोलता है? द एक्शन ऑफ द प्ले शुड बी कंटेन्ड विद इन ए सिंगल डे, 24 आवर्स। यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम भी होना चाहिए, सिर्फ एक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक प्लॉट नहीं होना चाहिए, आपके पास में टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको विद इन ए सिंगल डे की स्टोरी सुनानी है। कोई भी एक्शन होता है, मूवी देखते हो तो मूवी जब आप देखते हो तो मूवी तो 3 घंटे की होती है, ठीक है, प्लॉट भी एक ही होता है। लेकिन आप एक चीज देखो तो जगह तो बहुत सारी है ना, लेकिन कोई भी एक्ट जब किया जाता है, अगर किसी की फाइट दिखाई जा रही है, अगर किसी का मतलब जैसा आपका ह्यूमर दिखाऊं तो आप एक इससे समझो, अगर ना हो तो जैसे सॉन्ग होता है, सॉन्ग शूट किया जाता है, मूवी में सॉन्ग दिखाते हैं,
तो जो डांस परफॉर्मेंस होती है सॉन्ग के अंदर, वो कभी किसी जगह की होती है, कभी किसी जगह की होती है, कभी किसी जगह की होती है। तो आपको हंसी आती है ना कि इतनी देर में वहां पहुंच गए, इतनी देर में वहां पहुंच गए, इतनी देर में, तो आपको अजीब लगता है, हंसी भी आती है। लेकिन जब एक एक्शन मूवी होती है और किसी भी एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे कोई एक्शन किया जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और रियल भी लगने लगता है। क्लियर है? इसीलिए बोला कि किसी भी ड्रामा को जो आप रखते हो तो वो विद इन ए सिंगल डे का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 24 आवर्स का होना चाहिए, ठीक है। या फिर यूनिटी ऑफ प्लेस, द एक्शन शुड टेक प्लेस इन अ सिंगल कांस्टेंट लोकेशन और सेटिंग, ठीक है, यानी कि एक ही जगह पे होना चाहिए, ऐसे नहीं है कहीं चले जाओ कहीं नहीं। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको देखना है। पर्पस क्या है इन यूनिटी का? टू इंक्रीज रियलिज्म, प्रोबेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन ड्रामा, ठीक है। The end of all is to hold as the mirror up to nature, फिलिप सिडनी। ये लाइन देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन को देख लेना, कई बार एग्जाम में लाइंस भी आ जाती हैं कि कौन सी लाइन किस राइटर की है, मैच करनी आती है। क्लियर है? द एंड ऑफ ऑल इज टू होल्ड एज द मिरर अप टू नेचर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आता है अपना कंक्लूजन, ठीक है। Sir Philip Sidney's defense of poesy laid the foundation of modern literary thought and the enduring value of the arts. Foundational text, the first systematic and comprehensive work of literary criticism in English literature. ठीक है, यानी कि जैसे प्लेटो ने बोला, क्लेम किया, ठीक है, वो चीजें अलग वे की थी, और एरिस्टोटल ने एक तरीके से डिफेंड किया है, बट उन्होंने मोस्ट जो प्रोमिनेंट चीज रखी है वो ट्रेजेडी के बारे में बोली है। लेकिन अगर डिफेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए किसी भी टेक्स्ट को, तो वो एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट जो डिफेंड किया गया है पोइट्री को, वो फिलिप सिडनी ने दिया है डिफेंस ऑफ पोइट्री के अंदर। क्लियर है? ह्यूमनिज्म इन एक्शन, सिडनी परफेक्टली ब्लेंडेड मॉरल फिलोसफी विद एस्थेटिक ब्यूटी, रिफ्लेक्टिंग द आइडियाज ऑफ द रेनेसां। क्लियर है? यानी कि उन्होंने सिर्फ किसी भी चीज को इंफीरियर नहीं माना, किसी भी चीज को प्योर नहीं माना, उन्होंने बोला कि आपको सारी चीजें कंबाइन करके चलनी है, ठीक है, सबको ब्लेंड करके चलना है, मोरल को, फिलोसफी को, एस्थेटिक ब्यूटी को, आइडिया को, यानी कि आपको सारी चीजें मिक्सअप करके चलनी है, तभी आप एक एस्थेटिक चीज बना सकते हो, ठीक है। Establish poetry as an intellectual art that teaches, delights and moves, essential for a cultivated and virtuous society। यानी कि एक virtuous society के अंदर virtue की अगर आपको बात करनी है, तो आपको influence के लिए ऐसी चीजों का यूज करना पड़ेगा, पोइट्री को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि आज की जो सोसाइटी है, आज की जो जनरेशन है, वो इसी थीम पे चल चुकी है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि रील होती हैं, जैसे रील का एग्जांपल लेते हैं, रील सब अगर कोई ना देखे तो वो बोलता है कि बेकार है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खुद बाहर जाके वो फोन देखना स्टार्ट करते हैं, रील देखना स्टार्ट करते हैं। बट अगर देखा जाए तो वही सेम वहीं पे भी बात आती है, मिसयूज मैटर करता है, यूज मैटर करता है किसी भी चीज का। किसी के अंदर अगर मोरल कंटेंट रखा गया है किसी भी रील के अंदर तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी के अंदर इमोरल कंटेंट रखा गया है तो वो सब चीज सबके लिए गड़बड़ है, ठीक है। तो वो आपका यूज मैटर करता है कि किस तरीके से आप सोसाइटी के अंदर उसको फॉरवर्ड कर रहे हो। क्लियर है? Still central to modern debates on the value of literature, imagination and the arts in human life and education. Clear है? Poetry is an art that teaches and delights and therefore is the more noble. ये भी लाइन एग्जाम में आई हुई है, PYQ है ये लाइन का, तो आप इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना इस लाइन को कि फिलिप सिडनी ने पोइट्री के बारे में क्या बोला है। पोइट्री इज एन आर्ट दैट टीचेस एंड डिलाइट, यानी कि आपको डिलाइट के साथ साथ, डिलाइटनेस के साथ आपको पोइट्री जो है एक अच्छी तरीके से मोरल वैल्यू सिखाती है, टीच करती है। क्लियर है? चलो, आज के वीडियो में हम सब देख चुके हैं कि फिलिप सिडनी ने किसका रिस्पॉन्स किया है। स्टीफन गोसॉन का जो वर्क है, उनको उन स्कूल ऑफ एब्यूज, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने डिफेंड किया है पोइट्री को लेकर।
क्लियर है। उन्होंने चार्जेस लगाए, फिलिप सिडनी ने डिफेंड किया। उन्होंने बोला मदर ऑफ लाई, नो इट इज नॉट मदर ऑफ लाई, बिकॉज पोएट ने कभी भी अफर्म नहीं किया। क्लियर है। हमने सारे चार्जेस दिए, यूनिटी ऑफ ड्रामा पढ़ लिया। पोइट्री के ड्रामा के अंदर कौन कौन सी यूनिटी होनी चाहिए। एरिस्टोटल ने सिर्फ एक्शन को लिया है और शेक्सपियर ने तो किसी भी यूनिटी को एक्शन मतलब किसी भी यूनिटी का यूज ही नहीं किया। इसीलिए आज जो है कंट्रोवर्सी चलती है, लड़ाई भी हुई है नियो क्लासिकल एंड रेस्टोरेशन राइटर्स, नियो क्लासिक और रोमांटिक राइटर्स के बीच में इस चीज को लेकर लड़ाई भी हुई है, कंट्रोवर्सी भी हुई है कि शेक्सपियर ने कोई भी यूनिटी का यूज नहीं किया है। तो ये चीजें भी होनी मैटर करती हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में बोला, फिलिप सिडनी ने पोइट्री को डिफेंड किया गया है और प्लेटो ने किस चीज पर डिफेंड किया। हम कर चुके हैं 3 राइटर तीन क्रिटिक कर चुके हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। बाकी जितने राइटर हमारे बचते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितनी वीडियो आपके सामने है आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो, रिवीजन में ला सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।